तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो टैक्सेशन के लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रत्यक्ष कर पढ़ा था और उससे संबंधित हम लोगों ने कुछ प्रश्न हल किए थे। तो वो प्रश्न बेसिकली किससे संबंधित थे कि किसी व्यक्ति को साल भर में कितना टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने करके देखे थे। तो आई होप कि लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को जो जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पहले जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं वो हम लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अप्रत्यक्ष कर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मेन फोकस रहेगा आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को होमवर्क देना। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, जिसने भी टैक्सेशन की क्लास नंबर 1 नहीं की है तो उसको ये समझ में नहीं आएगी लेक्चर 2, तो इससे पहले आप लोगों को टैक्सेशन की क्लास नंबर 1 देखनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2012 और 2013 में किसी भी अधिकारी की वार्षिक आय कितनी है? 4,25,000 रुपये थी। उन्होंने 45,000 रुपये अपनी वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी में जमा किया और 10,000 रुपये प्रतिमाह भविष्य निधि में जमा किया। जो 10,000 रुपये है वो एक महीने में जमा कर रहा है। ठीक है, तो साल का निकालने के लिए इसमें 12 का हम लोग गुणा कर देंगे। उस अधिकारी की देय आयकर की गणना कीजिए। कुछ आयकर की दरें दे रखी हैं नीचे। आयकर की दर नंबर 1 है कि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। 2 लाख रुपए 1 से लेके 5 लाख रुपए तक है तो 2 लाख रुपए से जो अधिक राशि होगी उस पर 10% का टैक्स लगेगा उस पर। और तीसरी कर दर दे रखी है कि 5 लाख रुपए 1 से लेके अगर 10 लाख रुपए तक है आयकर आयकर की राशि तो उसको 30,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस 5 लाख रुपए से अगर जो भी अधिक राशि आएगी उसका 20% भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है कि आयकर में छूट समस्त बचत का 100%, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है? अधिकतम। यहाँ पे अधिकतम का यूज किया गया है। तो अधिकतम के हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अधिकतम हम लोग सिर्फ कितना माइनस करेंगे? 1 लाख माइनस करेंगे। मतलब जमा राशि अगर मान लो अगर 1,25,000 आ गई तो कर योग्य आय राशि कितनी बन जाएगी? जो भी उसकी वार्षिक है उसमें से हम लोग सिर्फ कितना घटाएंगे? 1 लाख घटाएंगे, उसमें से कुछ हम लोग जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से समझा दिया था। तो पहले तो हम लोग उसी तरीके से संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराऊंगा पहले आप लोगों को। तो इसका हल देख लेते हैं। तो वार्षिक आय कितनी दे रखी है? 4,25,000 रुपये। जमा राशि है वह 45,000 रुपये। तो कहाँ जमा करता है वो? जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करता है, प्लस 10,000 रुपये वो भविष्य निधि में एक महीने में। तो साल का निकालने के लिए 12 गुणा करेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,65,000 रुपये। ठीक है, और आयकर में अधिकतम छूट कितनी मिल रही है? 1 लाख रुपये। तो कर योग्य आय राशि कितनी बन जाएगी? 4,25,000 में से हम लोग कितना घटा देंगे? 1 लाख रुपये। और जबकि जमा राशि यहाँ कितनी रही है? 1,65,000 रुपये। तो सिर्फ अधिकतम यहाँ पे पॉइंट यूज किया गया था, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक है। तो सिर्फ 1 लाख को हम लोग घटाएंगे, इसमें 65,000 को हम लोग जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कितनी आ गई? 3,25,000 रुपये। अब इसका आयकर निकाल लेते हैं। ये कौन सी दर के अंतर्गत आता है ये कर योग्य राशि? 3,25,000 ये आती है कर नंबर जो दर दे रखी है दूसरी, यानी कि 2 लाख रुपये 1 से लेके 5 लाख रुपये तक है तो 2 लाख रुपये से जो भी अधिक राशि है उसका 10% लगेगा सिर्फ। तो 3,25,000 में से हम लोग 2 लाख घटा देंगे तो कितना? उसका 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 12,500 रुपये। यानी कि उसको सालाना 12,500 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क लेना आप लोग। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं जो भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं, जो कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझ लिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क है। अब कई लोग कह रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन होमवर्क, ये तो बता दो। देखो, ऐसे सेम क्वेश्चन जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 में करा दिया है। सेम मतलब एकदम सेम तो नहीं है, सिर्फ डाटा चेंज होगा, बाकी सब जो है जो आयकर की दरें किस प्रकार होती हैं, अधिभार कैसे निकालते हैं और शिक्षा उपकर कैसे कैसे लगाते हैं, वो सब की गणना मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में समझा दी थी।
क्वेश्चन को होमवर्क देने का मतलब होता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद से करोगे तो आप लोगों की जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे जब तक आप लोगों की पकड़ नहीं बनेगी तब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि वित्तीय वर्ष 2011 और 12 में वैभव की वार्षिक आय 4,80,000 रुपये है। वह 45,000 रुपये तो अपने भविष्य निधि में जमा करता है और 12,000 रुपये वह अर्धवार्षिक प्रीमियम एलआईसी में देता है। अर्धवार्षिक है यहाँ पे, यानी कि 6 महीने में 12,000 जमा करता है तो 1 साल का कितना करेगा, 24,000। वह 30,000 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी जमा करता है। वैभव के वेतन से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। मतलब वो अंतिम महीने में कितना आयकर देगा। अगर वह 11 महीने तक हर महीने 1,500 रुपये वो अगर आयकर के रूप में देता रहा हो। यहाँ पे नीचे आयकर की कुछ दरें दे रखी हैं, 4 आयकर की दरें दे रखी हैं। फिर दे रखा है कि छूट 1,00,000 रुपये तक की बचत कर से मुक्त है। यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि अधिकतम का यूज नहीं किया गया है। तो 1,00,000 रुपये तक की बचत कर से मुक्त है। तो मान लो जो 4,80,000 है उसकी वार्षिक आय और जो भी जमा राशि आएगी तो 4,80,000 में से 1,00,000 तो घटा देंगे, ठीक है। अगर मान लो जमा राशि आ गई, मान लो एक तरीके से मान के चल रहे हैं, मान लो 1,10,000 आ गई तो 4,80,000 में से 1,00,000 घटाएंगे और प्लस 10,000 कर देंगे उसमें, ठीक है। तो वो कर योग्य राशि निकल आएगी, ठीक है। फिर हम लोग उस पर ये कर की दर के अंतर्गत उसको टैक्स निकाल लेंगे। फिर जो आयकर आएगा उस पर हम लोग अधिभार लगा देंगे। अगर जो आयकर है अगर 10,00,000 रुपये से ऊपर है तो ही उस पर अधिभार लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, कुछ में दे रखा है। और हम लोग आयकर पे शिक्षा कर लगा देंगे और अंतिम निकाल लेंगे आयकर प्लस और शिक्षा उपकर का जो कर मिला है उन दोनों को जोड़ के हम लोग जो फाइनल आंसर निकाल लेंगे। कुछ मान लो निकल के आएगा, वो टोटल निकल के आएगा, ठीक है। और 11 महीने तक 1,500 है तो 1,500 इंटू 11 जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 16,500 रुपये। और मान लो अगर मान लो साल का अगर कितना भी आ जाए, मान लो अगर 24,000 आ गया, एक तरीके से मान के चल रहे हैं हम, तो 24,000 में से 16,500 को हटा देंगे तो उस तरीके से हम लोग अंतिम महीने का आ जाएगा। आप लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,002 रुपये। इसको अंतिम महीने में सरकार को देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने समझ लिया अच्छी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे मिलता जुलता है बिल्कुल। इसमें उसका वार्षिक आय दे रखी है 5,80,000 रुपये और प्रति महीने वह 45 रुपये को भविष्य निधि में जमा करता है। तो साल का निकालने के लिए 45 से गुणा 12 कर देंगे। और जीवन बीमा पॉलिसी में वार्षिक किस्त जमा करता है 15,000 रुपये, ठीक है, 1 साल का। और 10,000 रुपये के वह राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें दे रखी हैं, 4 आयकर की दरें दे रखी हैं। और छूट छूट क्या देख कर रखा है कि 1,00,000 रुपये तक की बचत कर से मुक्त है। यहाँ पे अधिकतम का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जहाँ पे अधिकतम का प्रयोग होता है और जहाँ पे अधिकतम का प्रयोग नहीं होता है उस तरीके के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को टैक्सेशन की क्लास नंबर 1 में अच्छी तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं जाके। अधिभार लगाना है फिर। अगर देकर मान लो देकर का 10%, जब कर योग्य राशि अगर 10,00,000 रुपये से अधिक आएगी तभी हम लोग 10% उस पर टैक्स लगाएंगे, यानी कि अधिभार। उपकर लगाएंगे, यानी कि एक तरीके ये उपकर लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स जो कि देकर पे लगाएंगे 2% और फिर दोनों को जोड़ देंगे। जो आयकर राशि आएगी प्लस उपकर दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल जो है उसको सालाना उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा वो निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका भी आंसर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे, ये आप लोग खुद से करोगे तो आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसको साल में टैक्स देना पड़ेगा वो आएगा 30,804 रुपये, ठीक है। आप लोग जब खुद से सॉल्व करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने समझ लिया। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी होमवर्क है। देखो मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। आप लोग ये मत समझना कि मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन को छोड़ना होता तो मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में इतना अच्छे से अगर आप लोगों को एक एक चीज़ बताई है तो मैं नहीं बताता, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे लेक्चर नंबर 1 से देख के तो आप लोग क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फिर चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए टैक्सेशन से संबंधित, कराधान से संबंधित, तो आप लोग वो आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वित्तीय वर्ष 2011 और 2012 में एक व्यक्ति को 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। वह अपने भविष्य निधि खाते में 12,500 रुपये प्रतिमाह और जीवन बीमा निगम में 40,000 रुपये प्रतिवर्ष किस्त के रूप में जमा करता है। आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट सभी बचतों का 100%। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक है। यहाँ पे अधिकतम का यूज कर लिया गया वर्ड का, इसको याद रखना है। अधिकतम यूज होता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तक कर से मुक्त है, तो आयकर की दरें दे रखी हैं यहाँ पे कुछ। तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें ना ही कुछ अधिभार निकालना है लगाना है, ना ही कुछ उपकर निकालना है या फिर शिक्षा उपकर लगाना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे तो जो क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है वो उससे भी आसान है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं सीधे देखो एक तरीके से मैं इसको सॉल्व करके एक तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो 40,000 आएगी, वार्षिक आय, उसको 12 से गुणा कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 4,80,000 रुपये, ठीक है। उसकी साल की इनकम बन जाएगी। और भाई कितने जमा करता है भविष्य खाते निधि में, 12,500 रुपये प्रति माह। तो साल का निकालेंगे तो कितना बचा, 1.5 लाख रुपये। ये जमा राशि हो जाएगी। जमा राशि कितनी हो जाएगी, 1200, 12,500 का जब 12 से गुणा करेंगे तो 1,50,000 आएगी। प्लस बीवन जीवन बीमा निगम कितना दे रहा है, 40,000 रुपये, प्लस 40,000 जोड़ देंगे, ठीक है। यही दो दे रहा है तो ये कितना बन गया, 1,90,000, ठीक है। और अधिकतम सीमा 1 लाख है तो जो कर योग्य राशि बनेगी वो कितनी बनेगी, कर योग्य राशि यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो 4,80,000 में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, सिर्फ 1 लाख माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो निकल के आएगा ये कितना आ जाएगा, 3,80,000 रुपये। अब कौन सी कर दर के अंतर्गत आता है, कर दर मतलब नंबर 2 के अंतर्गत। तो उस राशि का 10% जो कि 1,80,000 रुपये से ऊपर हो। तो 3,80,000 रुपये, इसको जब इसका कर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा वो, तो 3,80,000 रुपये तो बन गया। अब 3,80,000 में से कितना घटा देंगे हम लोग, ऊपर कितना दे रखा है, 1,80,000 रुपये घटा देंगे। 1,80,000 घटा देंगे, इसका कितना लेना है, इसका 10%, यानी कि इसका 10% टैक्स लगेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आंसर निकल के आ जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। इतना उसको सरकार को सालाना टैक्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया। बेसिकली ये होमवर्क था तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों ही आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है सिर्फ इसमें। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसमें भी कुछ अधिभार नहीं लगाना है, ना ही कुछ उपकर निकाल लगाना है। सीधा सीधा आप लोगों को आयकर निकालना है और उस पर देख लेना है किस कर दर के अंतर्गत आता है, उस पर उसको कितना % टैक्स लगेगा उसको निकाल के आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो कितना आएगा, इसका आएगा 13,260 रुपये। इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें क्या कह रखा है, 4,10,000 रुपये वो 1 साल की इनकम है, 35,000 रुपये वो जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करता है
और 8,000 रुपये वो प्रतिमाह भविष्य निधि में जमा करता है। तो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो उसके देय आयकर की गणना करनी है हमको। और अधिकतम सभी बचतों का 100%, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक है ये। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन 5 की तरह है, बिल्कुल आप लोग ये सॉल्व कर लेना। और उसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ एक चीज़ करनी है, इस पर क्या लगाना है, सिर्फ 3% अधिभार और लगा देना है। बाकी पूरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। जो आयकर आएगा, आयकर प्लस आयकर का 3%, उस पर 3% निकाल लेना है। और जो 3% आएगा फिर उसको दोबारा आप लोग को आयकर में जोड़ लेना है, तो उसके 1 साल का टैक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर आएगा वो कितना है, जो 1 साल का टैक्स देगा वो कितना आएगा, 12,730 रुपये और 80 पैसे। ये उसको सालाना उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी हम लोगों ने समझ लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में एक कर्मचारी की सकल वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,65,000 रुपये है। वह प्रतिमाह 45 रुपये अपने भविष्य निधि खाते और 25,000 रुपये वो LIC प्रीमियम में जमा करता है, मतलब वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 30,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% कर मुक्त है, उससे वह 18,000 रुपये देता है। और चैरिटेबल ट्रस्ट जिसमें कि वह 12,000 रुपये देता है, जिसमें सिर्फ 50% आपको कर मुक्त मिलता है। तो ये तो दान की राशि 18,000 और 12,000 है। ठीक है, उसके द्वारा वर्ष के अंत में दिए गए आयकर की गणना करनी है। सभी बचतें अधिकतम 1 लाख रुपये तक कर मुक्त हैं। तो यहाँ पे कर की दरें दे रखी हैं। कर योग्य आय अगर 1,60,000 रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 60 लाख रुपये, 1,60,000 रुपये एक से लेके अगर 5 लाख रुपये तक है तो 1,60,000 रुपये से अधिक राशि का 10% टैक्स लगेगा। और शिक्षा उपकर भी लगाना है, जो कि जो देकर होगा उसका 3% होगा। तो इसको सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 4,65,000 रुपये। जमा राशि है वह 45 रुपये। वो कहाँ जमा करता है, भविष्य निधि में 1 महीने में। तो साल का निकालने के लिए 12 गुणा कर लिया, प्लस 25,000 रुपये वह जीवन बीमा प्रीमियम में देता है, प्लस 30,000 रुपये वह राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे वो कितना आ जाएगा, 1,09,000 रुपये। ये तो जमा राशि है कुल। ठीक है, अब दान की गई राशि कितनी है, 18,000 रुपये। मतलब जिस दान की गई राशि मतलब 18,000 रुपये जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये पर चैरिटेबल ट्रस्ट में देता है, जिसमें कि सिर्फ 50% कर मुक्त है। तो 12,000 का 50% निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 6,000। तो 18,000 प्लस 6,000 यानी कि कितना बन गया, 24,000। ठीक है, तो ये 24,000 बना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वार्षिक आय होती है उसमें से पहले जो भी दान दिया होता है, यानी कितना उस पर टैक्स फ्री है, वो हम लोग पहले उसमें से माइनस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, जमा की गई राशि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जमा की गई राशि यहाँ पे पहले से शो कर दी है। तो कोई बात नहीं, इसको पहले भी हम लोग निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले दान की गई राशि निकाल ली 24,000 रुपये। इसमें इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा 24,000 रुपये भी। ठीक है, तो पहले हम लोग वार्षिक आय में से जो दान की गई राशि है पहले उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, जब 4,65,000 में से 24,000 घटाएंगे तो 4,41,000 रुपये। ठीक है, ये आ गई। और जमा की गई राशि कितनी थी, 1,09,000 रुपये। अब योग्य देकर राशि कितनी हो जाएगी, अब 4 लाख जो बची हुई है शेष जो आए, अब 4,65,000 में से नहीं घटाएंगे हम लोग, 4,41,000 रुपये में से घटाएंगे हम लोग। तो 4,41,000 में से कितना घटाना है, अधिकतम राशि। जमा की गई राशि 1,09,000 है, लेकिन अधिकतम कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा 1 लाख रुपये। तो 4,41,000 में से कितना घटाएंगे, 1 लाख रुपये। कितना आया, 3,41,000 रुपये। अब 3,41,000 रुपये कौन सा कर दर के अंतर्गत आता है, यह आता है कर दर नंबर 2 के अंतर्गत, जो कि 1,60,000 रुपये से अधिक राशि का 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा।
3,41,000 में से हम लोग 1,60,000 घटा देंगे, उसका 10% निकालेंगे तो कितना बना, 18,100 रुपये। ठीक है। अब उपकर बिल निकालना है, मतलब उपकर भी लग रहा है इस पर, शिक्षा उपकर जो कि देकर का 3% है। देकर कितना बना, 18,100 रुपये, इसका 3% भी निकालना है। तो 18,100 का 3% निकालेंगे शिक्षा उपकर, तो कितना आ जाएगा, 543 रुपये। तो जो कुल आयकर होगा वो 18,100 प्लस 543 रुपये, तो टोटल कितना बना जाके 18,643 रुपये उसको सालाना सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी राशि बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना और एक बार इसको कोशिश करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है एक तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बिल्कुल करने का मेथड बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। उस सुलभ की कुल आय वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में सुलभ की कुल आय कितनी बन रही है, मकान किराया भत्ता छोड़कर 3,90,000 रुपये थी। उसने सामान्य भविष्य निधि खाते में रुपये 18,500 जमा किए तथा जीवन बीमा निगम की वार्षिक प्रीमियम रुपये 20,000 रुपये जमा किया था। उसने रुपये 65,000 का एनएससी खरीदा था और प्रधानमंत्री राहत कोष, ये दान राशि है। ठीक है, यहाँ से ये दान कर रहा है, यानी कि 20,000 रुपये दान किया था वो। आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री राहत कोष में 100% छूट होती है। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा होगा। ठीक है, सुलभ द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में कितना आयकर जमा किया गया है वो निकालना है। आयकर की दरें दे रखी हैं, 1,60,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा। 1,60,000 रुपये 1 से लेकर 5 लाख रुपये तक है तो उस राशि का 10% जो कि 1,60,000 रुपये से अधिक है। पॉइंट नंबर 1 दे रखा है कि धारा 80G के अंतर्गत छूट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 100% छूट मिलेगी। धारा 80C के अंतर्गत छूट बचत निवेश की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक है। अधिकतम का यूज कर लिया गया है यहाँ पे, तो अधिकतम 1 लाख घटाएंगे। ठीक है, शिक्षा उपकर भी लगाना है जो कि आयकर का 3% लगेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, 3,90,000 जो है उसका सालाना इनकम हो गई। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे बोल बोल के आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो जो दान की गई राशि है 20,000 रुपये, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 3,90,000 में से हम लोग क्या घटा देंगे, पहले 20,000 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बना, 3,70,000 रुपये। 3,70,000 बन गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जमा राशि। वो कितनी राशि जमा कर रहा है, कितनी राशि जमा कर रहा है, 18,500 प्लस 20,000 प्लस 65,000। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, किस किस को, 20,000 प्लस और ये 65,000 रुपये कहाँ जमा कर रहा है वो, एनएसमी खरीदता है, प्लस 18,500 रुपये। ये कितना बन जाएगा टोटल, 1,03,500 रुपये। 1,03,500 रुपये। अब कर योग्य आय कितनी बन गई, कर योग्य आय, तो 3,70,000 में से हम लोग किसको हटा देंगे, 1 लाख, सिर्फ 1 लाख घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिकतम बचत कर मुक्त 1 लाख रुपये तक है। ठीक है, तो उसको घटाएंगे तो कितने निकल के आएंगे, 2,70,000 रुपये। ठीक है, अब ये कौन कर दर के अंतर्गत आता है, 2 के अंतर्गत। तो उस राशि का 10% जो कि 1,60,000 रुपये से अधिक हो, तो 2,70,000 में से हम लोग क्या घटा देंगे, माइनस का 1,60,000, इसको घटा देंगे और इसका कितना निकाल लेंगे, 10%। इसका 10% मान लो कुछ भी आएगा। ठीक है, इसको निकाल के हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा ये, 2,70,000 में से जब 1,60,000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1,10,000। 1,10,000
और इसका 10% निकालेंगे जब हम लोग, तो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये उसको आयकर बन रहा है। ठीक है, अब इस पर शिक्षा उपकर भी निकालना है 3%। तो यहाँ पे लिख लेंगे शिक्षा उपकर। आप लोग राइटिंग में नहीं जाना, मैं जो समझा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को। 11,000 का 3% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 330 रुपये। ठीक है, तो टोटल कर कितना बन जाएगा, टोटल आयकर उसका कितना बन जाएगा, टोटल आयकर या बोलो टोटल टैक्स जो बनेगा वो 11,000 प्लस 330 रुपये। तो कितना बन जाएगा जाके, 11,330 रुपये उसको साल में टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीके से होमवर्क देना था मुझे, बट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया ये क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन अभी प्रत्यक्ष कर से संबंधित चल रहे हैं, जो हम लोग ने लेक्चर 1 में पढ़ा था उससे संबंधित, उसमें क्वेश्चन भी किए थे और बचे हुए क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कर रहे हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ शिक्षा उपकरण निकालना लगाना है आयकर पे, और बाकी सब सेम दे रखा है। 1 साल की इनकम दे रखी है, 25,000 रुपये को LIC जीवन बीमा में देता है, 5,000 रुपये को 1 महीने भविष्य निधि में जमा करता है, तो साल का निकालने 12 गुणा कर देंगे इसमें। 15,000 रुपये को राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, यानी कि NSC खरीदता है। आयकर में छूट 1 लाख रुपये, यदि आयकर में छूट 1 लाख रुपये तक की समस्त बचत का 10% है, तो उनके द्वारा वर्ष के अंतिम महीने में देय आयकर की गणना कीजिए। तो इसमें तो एक थोड़ा सा करेक्शन है कि यदि आयकर में छूट 1 लाख रुपये तक की समस्त बचत का 10% है, यहाँ पे आप लोगों को 100% लिखना है। ठीक है, ये 10% नहीं है, यहाँ पे 100% है। ठीक है, तो उसके द्वारा वर्ष के अंतिम महीने में देय आयकर की गणना कीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे अधिकतम का यूज नहीं किया गया, तो 1 लाख रुपये तक की समस्त बचत का 100% को छूट मिल रहा है। तो क्वेश्चन 15 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 3,40,000 रुपये उसकी सालाना इनकम दे रखी है, 3,40,000 नहीं, एक्चुअली 34 लाख है ये, 34 लाख रुपए जो है उसकी सालाना इनकम है, और 25,000 रुपये पर अपनी जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम जमा करता है। तो जमा राशि कितनी हो जाएगी, जमा राशि हो जाएगी 25,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये 1 महीने में जमा करता है भविष्य निधि में, तो 5 × 12 करेंगे तो 60,000 रुपये तो ये हो जाएंगे, प्लस 15,000 रुपये पर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो 15,000 रुपये ये हो जाएंगे। तो कितना बन जाएगा ये, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये बन गई है, 1 लाख रुपये उसके ये बन गए। ठीक है, जमा राशि। तो कर योग्य आय कितनी हो जाएगी, कर योग्य आय तो 34 लाख में से हम लोग कितना घटाएंगे, 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे एक और करेक्शन है, तो ये क्वेश्चन कुछ एरर है इस क्वेश्चन में। तो इसकी सालाना इनकम जो है वो 3,40,000 रुपये। ठीक है, 34 लाख रुपये नहीं है, तो यहाँ पे एक जीरो हम लोग हटा देंगे, तो ये 34 लाख, ये 3,40,000 रुपये है, तो ये कितना बन जाएगा, 2,40,000 रुपये। ठीक है, अब देख लें किस कर के अंतर्गत, किस कर दर के अंतर्गत इतना रुपये आता है, फिर उसके हिसाब से ये कर नंबर 2 के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग 1,60,000 रुपये से जितनी भी अधिक राशि है उसका 10% निकाल लेंगे, फिर उस पर हम लोग 3% उसका शिक्षा उपकर निकाल के फिर दोबारा उस आयकर में जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों को खुद से निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आई होप मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। इसमें एक मकान किराए भत्ता छोड़कर एक महीने की इनकम है 42,000 रुपये। 4,000 रुपये वो भविष्य निधि में जमा करता है और 24,000 रुपये वो वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। वह 30,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है और दान की राशि कितनी है? प्रधानमंत्री राहत कोष में 12,000 रुपये है, जो कि पूर्णतः कर मुक्त है। उसके द्वारा वर्ष के अंतिम में दी गई आयकर की गणना करनी है हमको। बचत पर कुल मुक्त सीमा 1 लाख रुपये है। अधिकतम का भी यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो 42,000 है, उसका 12 गुणा कर देंगे 42,000 में, तो कितना निकल के आ जाएगा? तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5,04,000 रुपये, मतलब 5,04,000 रुपये। इतनी उसकी साल की इनकम बन रही है। और उससे वह अब हम लोग पहले राहत कोष में जो दान की राशि है उसको हम लोग ले लेते हैं। दान की राशि कितनी है? दान की राशि है 12,000 रुपये, जिसमें 100% छूट मिल रही है, ठीक है। तो जो दान की करने के बाद जो राशि बनेगी, नई राशि बनेगी उसमें छूट के बाद, तो उसमें से 5,04,000 में से हम लोग कितना घटा देंगे? 12,000 घटा देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा? 4,92,000 रुपये, ठीक है। 4,92,000 रुपये आएंगे। अब जमा राशि निकाल लेंगे हम लोग। जो जमा राशि आएगी वह कितनी बनेगी? तो जो जमा राशि है वो कितनी बनेगी? 48,000 रुपये प्लस 24,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये, क्योंकि 48,000 रुपये वो एक साल में देगा। एक साल में देगा कैसे? 4,000 रुपये वो एक महीने में भविष्य निधि में जमा करता है, तो साल का निकालेंगे तो 48,000 बनेगा, प्लस 24,000 रुपये जो कि जीवन बीमा में देता है। 30,000 रुपये को वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो प्लस 30,000 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1,02,000 रुपये, ठीक है। 1,02,000 रुपये है, तो कर योग्य आय कितनी हो जाएगी? कर योग्य आय जो 4,92,000 में से हम लोग 1,00,000 घटाएंगे और प्लस 2,000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अधिकतम का यूज नहीं किया गया। बचत पर कर मुक्त सीमा 1,00,000 रुपये है, ठीक है। प्लस 1,000 2,000 करेंगे तो 3,92,000 बना। ई प्लस का 2,000 है यहाँ पे, तो 3,92,000 बचा ये। इसमें से 2,000 जोड़ेंगे ये, तो कितना बन जाएगा? 3,94,000 रुपये। 3,94,000 रुपये बचा। अब किस दर के अंतर्गत आता है ये? कर दर नंबर 2 के अंतर्गत। तो इसका 10% निकालना है, यानी कि 3,94,000 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 1,60,000 रुपये। और इसका कितना निकालना है? 10%। तो इसका 10% निकाल लेंगे, वो जो भी आएगा फिर उस पर हम लोग 3% और उसका शिक्षा उपकर निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर आप लोगों को निकालना है कैलकुलेशन करके, और वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी जो हमने शुरुआत में अभी सारे क्वेश्चन देखे वो प्रत्यक्ष कर से संबंधित थे, कि किसी भी व्यक्ति की एक साल का टैक्स कैसे निकालते हैं, उसकी गणना कैसे की जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्या है? अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर हो गया, यानी कि कोई चीज़ बेचते हैं बिक्री कर,
या उत्पाद शुल्क कुछ उत्पाद करते हैं, या तो सीमा शुल्क किसी भी सीमा शुल्क होता है। बिक्री कर क्या होता है? बिक्री कर कुछ वस्तुओं को खरीदने पर हमें एक निर्धारित दर पर कुछ राशि देनी होती है। इस राशि को बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स कहा जाता है। जो भी राशि देनी पड़ती है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, उस राशि को बिक्री कर कहा जाता है। खरीदी गई अलग अलग वस्तुओं पर बिक्री कर की दर जो है अलग अलग होती हैं। दैनिक इस्तेमाल में आने वाली कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से पूरी तरह से मुक्त रखा जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में अब बिक्री कर को व्यापार कर सकते हैं। और उत्पाद शुल्क क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइज। कभी कभी जब कोई फैक्ट्री या उद्योग किसी वस्तु का उत्पादन करता है या उसे बनाता है, किसी वस्तु का उत्पाद करता है या फिर उसे बनाता है, तो बिक्री के लिए बाजार में आने से पहले सरकार उत्पादक या निर्माता पर कर लगाती है। इस कर को उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। सीमा शुल्क क्या होता है, जिसको कस्टम कहते हैं। कभी कभी कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए निर्माता को कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, यानी कि कई सारी वस्तुओं का लाना पड़ता है, कई सारी वस्तुओं को। ऐसी स्थितियों में सरकार आयातित वस्तुओं पर कर लगाती है। इस कर को सीमा शुल्क, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कस्टम कहा जाता है। यह कर निर्माता के जरिए निर्मित वस्तु की कीमत के साथ लगकर उपभोक्ता के पास आ जाता है। टिप्पणी कुछ दे रखी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को भी कोई वस्तु आयात करनी पड़ती है, तो इस स्थिति में उसे स्वयं सीमा शुल्क देना होता है। ऐसी स्थितियों में हम सीमा शुल्क को प्रत्यक्ष कर मान सकते हैं। ठीक है, बिक्री कर अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। बिक्री कर जो क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स या व्यापार कर का परिकलन कैसे करते हैं। बिक्री कर का परिकलन यानी उसको कैसे निकालते हैं हम लोग। बिक्री कर का परिकलन काफ़ी सरल होता है, क्योंकि इसमें केवल प्रतिशत की संकल्पना का ही प्रयोग होता है। हम कुछ उदाहरण लेके बिक्री कर का हम लोग परिकलन करने की विधि को समझेंगे कि बिक्री कर कैसे निकालता है। सेल्स टैक्स इसको बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बिक्री कर से संबंधित, उनको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है का ए पार्ट, यदि एक वॉशिंग पाउडर के पैकेट का अंतिम मूल्य अगर 120 रुपये है और उस पर बिक्री कर की दर कितनी लग रही है, 12.5% है, तो वॉशिंग पाउडर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको उसका विक्रय मूल्य निकालना है। उस पैकेट का अंकित मूल्य तो 120 रुपये है, हमको इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 100 रुपये पर बिक्री कर कितना दे रखा है, 12.5 रुपये। ठीक है, तो 120% पर जो बिक्री कर लगाएंगे वो कितना अंकित मूल्य कितना उस पर 120% है। ठीक है, तो 120 रुपये है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि एक वॉशिंग पाउडर का पैकेट का अंतिम मूल्य 120 रुपये और उस पर बिक्री कर की दर 12.5, तो वॉशिंग पाउडर का विक्रय मूल्य। तो पहले हम लोग 100 के हिसाब से लेके चलते हैं। तो यानी कि मान लो 100 रुपये पर बिक्री कर कितना यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, वो 12.5 रुपये है। ठीक है, उस दर के हिसाब से चल रहा है। तो जब 120 रुपये जो कि उस पर अंकित है, उस पर जब बिक्री कर निकालेंगे तो 120 रुपये का 12.5% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 रुपये। तो अंतिम जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 120 रुपये तो है ही उस पर अंकित मूल्य प्लस 15 रुपये, यानी कि 135 रुपये जो है उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था जो कि हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। एक साइकिल के सूचीबद्ध मूल्य पर 5% विक्रय कर दिया जाता है। यदि अहमद ने उसे 1575 रुपये में क्रय किया तो उसका सूचीबद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक साइकिल का सूचीबद्ध मूल्य कितना दे रखा है, मूल्य पर 5% विक्रय कर दिया जाता है। यदि अहमद ने उसे 1575 रुपये में
क्रय किया तो उसका सूचीबद्ध मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सूचीबद्ध मूल्य दिया तो है नहीं, तो हम लोग इस कंडीशन में मान लेते हैं कि उसका सूचीबद्ध मूल्य मान लो 100 रुपये। जैसे हम लोग इसके ए पार्ट में देखा था, हम लोगों ने क्या माना था कि 100 रुपये पर बिक्री कर कितना लग रहा है, 12.5, यानी कि उसका अंकित मूल्य था 120 रुपये। उस पर हम लोगों ने 12.5% निकाल लिया, वो कितना आएगा, 15 रुपये। तो अंतिम जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना जाएगा, 135 रुपये, यानी कि उसको 135 रुपये अंतिम देने पड़ेंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो मान लिया उसका सूचीबद्ध मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो जो 100 रुपये है, अब उस पर हम लोग क्या निकालना है, बिक्री कर, जो कि सूचीबद्ध मूल्य में 5% विक्रय कर दिया जाता है, यानी कि उस वस्तु को खरीदने के लिए जिसको बेचेगा तो उस पर 5% ये बिक्री कर लगाएगा। तो 100 रुपये का 5% निकालेंगे वो कितना जाएगा, 5 रुपये, ठीक है। तो जब कोई ग्राहक उसको खरीदेगा तो वो कितने रुपए देगा उसको, तो 100 रुपये तो देगा ही, प्लस जो बिक्री कर लगा है 5 रुपये वो भी देगा, यानी कि 100 + 5 यानी कि 105 रुपये वो टोटल देगा उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो 105 रुपये पर साइकिल का बिक्री मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो जो 105 रुपये है जो साइकिल है उस पर बिक्री मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो 1 रुपये पर साइकिल का बिक्री मूल्य कितना है, 100/105 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो 1575 रुपये पर साइकिल का बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा, 100 × 1575/105, यानी कि कितना आ जाएगा, 1500 रुपये, यानी कि 1575 रुपये पर साइकिल का जो बिक्री मूल्य है वो कितना है, 1500 रुपये। तो इस कंडीशन में साइकिल का सूचीबद्ध मूल्य कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी पार्ट था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जिसके भी समझ में नहीं आया एक बार मैं उसको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बिक्री कर 100 रुपये पे हम लोग निकाल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, 5 रुपये, यानी कि ग्राहक को टैक्स सहित रुपये से कितना रुपये देना पड़ेगा, 105 रुपये। तो 105 ये टोटल उसको बिक्री कर मिला के, पहले उसकी साइकिल कितनी थी, रुपये सूचीबद्ध रुपये कितना था, 100 रुपये था। कितने पे जब उसको 105 रुपये की साइकिल मिली तो उसको उसका जो बिक्री कर मूल्य था 100 रुपये था, यानी कि उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा टैक्स के रूप में। तो 1 रुपये का निकाल लेंगे तो 105 का भाग दे देंगे। तब क्वेश्चन में कह रहा है यदि अहमद ने उसे 1500 रुपये में क्रय किया, यानी कि उसको टोटल 1500 रुपये में उसको साइकिल मिली, यानी कि टैक्स चाहे तो उसको 1575 रुपये में मिली। तो हमको सूचीबद्ध मूल्य निकालें, यानी कि बिना टैक्स के उसको, मतलब बिना बिक्री करके कितनी की साइकिल होगी वो। तो 1575 रुपये का जब निकालेंगे तो 100 × 1575/105, तो वो कितना निकल के आएगा, 1500 रुपये, यानी कि साइकिल 1500 रुपये की थी, उस पर बिक्री कर लगा के वो कितने की बन गई, 1575 रुपये की बन गई, ठीक है। अब आ गया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राहक एक मोटरसाइकिल 50,400 रुपये में खरीदता है, जिसमें 12% व्यापार कर सम्मिलित है, यानी कि 15,040 रुपये में वो खरीदता है, उसमें वो क्या मिला के है, वो 50,400 रुपये, वो 12% व्यापार कर सम्मिलित है उसमें से, उसी में 50,400 रुपये में। तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। अंकित मूल्य निकालेंगे तो ये तो देखो, या तो सीधा सीधा निकाल लो कितना, या तो आप लोग 50,400 में का 12% निकाल लो। तो हम लोगों ने वही किया है क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं, तो एक मोटरसाइकिल का जो क्रय मूल्य है जो व्यापार कर सहित मिला के है वो कितना है, 50,400 रुपये, ठीक है। तो उस पर जो अंकित मूल्य होगा, यानी कि बिना जो बिक्री करके जो उस पर अंकित मूल्य होगा मोटरसाइकिल पर, वो कितना होगा, मान लो वो एक्स है, ठीक है। X रुपये है जो मोटरसाइकिल पे लगा, मोटरसाइकिल मान लो अंकित है, प्लस उस पर जो 12% टैक्स लगा, यानी कि एक्स का 12%, तो एक्स तो है ही, प्लस एक्स का 12% मिला के कितना बन रहा है, 50,400 रुपये। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45,000 रुपये, यानी कि बिना व्यापार के कर लगाई हुई उस मोटरसाइकिल पे जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, 45,000 रुपये, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। संजय ने एक साइकिल के लिए बिक्री कर सहित, यानी कि बिक्री कर मिला के 1058 रुपये और 40 रुपये दिए। यदि अंकित मूल्य 980 रुपये है तो बिक्री कर की दर ज्ञात करनी है। तो बिक्री कर की दर निकालनी है। तो उसका बिक्री मूल्य कितना है, जो उसने दुकानदार ने जो वस्तु बेची उसका बिक्री मूल्य कितना है, 1058 रुपये 40 पैसे है। ठीक है, उस पर जो अंकित मूल्य है वो 980 रुपये है। ठीक है, तो बिक्री कर कितना हो जाएगा, 1058.40 पैसे में से हम लोग 980 घटा देंगे, तो जो बिक्री कर आएगा, यानी कि इतना कर मिला के उसको टैक्स लग रहा है, यानी कि 78.40 रुपये जो है उस पर अतिरिक्त टैक्स लग रहा है। यह कर बिक्री कर 980 रुपये पर है, तो जो 78.40 रुपये जो है वो किस पे कर लग रहा है, वो जो उस पर अंकित मूल्य है उसी पे से लगेगा, तभी तो अंतिम जो बिक्री मूल्य बनेगा 1058 रुपये और 40 पैसे। तो 78.40 रुपये है वो किस पे है, 980 रुपये पर है, यानी कि जो उस पर अंकित मूल्य है। तो उसकी दर कितनी हो जाएगी, 78.40 बटे 980 गुणा 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, 8%, यानी कि बिक्री कर की दर कितनी निकल के आ गई, 8%। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है। यदि टूथपेस्ट का अंकित मूल्य, यानी कि उस पर अंकित मूल्य 40 रुपये है और टूथपेस्ट पर बिक्री कर की दर कितनी लग रही है, 12%। उस पर बिक्री कर की दर लग रही है, यानी कि बेचेगा तो 12% उस पर दर लगा के बेचेगा, तो खरीदार को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक तो ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो। देखो 40 रुपये तो अंकित मूल्य है, उस पर बिक्री कर कितना निकालो, 12%, यानी कि 40 का 12% निकाल लो आप सीधा सीधा, कितना आ जाएगा, 4.80 रुपये। ये बिक्री कर आएगा। ठीक है, तो वस्तु बेचेगा 40 रुपये को अंकित है, प्लस 4.80, यानी कि 44.80 रुपये में वो अंतिम वस्तु बेचेगा किसी व्यक्ति को। तो कोई निकल के आ गया यहाँ पे 44.80। और क्वेश्चन की तरह हल करोगे तो मान लो 100 रुपये पर बिक्री कर कितना बन रहा है, 12 रुपये। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, जब थ्योरी में आप लोग जो एग्जाम में आएंगे उसको ऐसे सॉल्व करोगे, तो मान लो हम लोग 100 रुपये पे बिक्री कर कितना दे रखा है, 12% है, उसको 12 रुपये कर दिया। ठीक है, तो 100 रुपये पर बिक्री कर 12 रुपये है, तो इसी तरीके से 40 रुपये पर निकालेंगे बिक्री कर, तो 40 × 12/100, यानी कि 4.80 रुपये आ गया। वही अब कुल दिया गया धन 40 प्लस 4.80 को जोड़ देंगे, यानी कि 44 रुपये और 80 पैसे आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा है, इसको पहले से स्टार मार्क कर लो। रमेश ने एक कमीज 374.50 रुपये में खरीदी, जिसमें 7% बिक्री कर सम्मिलित है। एक वॉशिंग मशीन 13,750 रुपये में खरीदी, जिसमें 10% बिक्री कर सम्मिलित है। और एक VCR जो कि 19,980 रुपये में खरीदा, जिसमें 8% बिक्री कर सम्मिलित है। क्रय किए, मतलब उसने खरीदे, तो तीनों वस्तुओं के अंकित मूल्यों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किस पे निकालेंगे, कमीज पर। तो कमीज का बिक्री कर सहित मूल्य कितना है, 374.50 है, मतलब रुपए है 374 रुपये और 50 पैसे। उस पर बिक्री दर कितनी लग रही है, 7%। ठीक है, तो बिक्री कर सहित मूल्य कितना मान लेंगे हम लोग, 7 रुपये तो लग ही रहा है, तो मान लो बिक्री कर सहित मूल्य हम लोग मान लेंगे 100 रुपये, तो हमने वो मान लिया था। कि ये जो है वो क्या है, एक आधारभूत मूल्य है। तो 100 रुपये मानने की वजह से हम लोग इसको इस तरीके से ना करके हम लोग ऐसे करेंगे, इस वाले तरीके से, क्योंकि 100 रुपये आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से आ गया बार बार। तो ये एक तरीके से एक आधारभूत मूल्य माना जाता है इसमें,
कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 100 रुपये मान के ही उस तरीके क्वेश्चन को यानी कि एक सत तरीके से मान के उसको हल करते हैं। तो ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो x मान लो उस पर अंकित मूल्य है उसका 7% लगा बिक्री दर, तो अब वो जाके कितना बन गया 374 रुपये और 50 पैसे। इसको जब सॉल्व करें तो x बराबर कितना आ जाएगा 350 रुपये, यानी कि कमीज का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना आ जाएगा 350 रुपये। ठीक है, इससे इस प्रकार निकाला तो ये बन गया। ठीक है, और वॉशिंग मशीन में बिक्री कर सहित मूल्य कितना है 13,750 रुपये। उससे बिक्री कर की दर कैसे है 10%, तो इसको भी ऐसे निकालेंगे यानी कि x प्लस 10% यानी कि 10x/100 बराबर 13,750। तो इसके x की वास्तविक वैल्यू कितने जाएगी 12,500 रुपये, जो कि यहाँ पे निकल के आ गई। और उसी तरीके से 20,000 खरीदा तो उस कंडीशन में निकल के आएगी 18,500 रुपये। तो तीनों वस्तुओं के जो अंकित मूल्य आएंगे उनका योगफल जब कर देंगे तो वो कितना निकल के आएगा 31,350 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये बिक्री कर सहित मूल्य या तो ऐसे निकाल लो, या उसको वस्तु के मूल्य को या तो 100 रुपये मान के उसमें से बिक्री कर की दर को जो 8% है उसको जोड़ दो, फिर बाद में जो उसका बिक्री कर सहित मूल्य है यहाँ पे उसमें उसका भाग दे दो और गुणा में 100 कर दो, तो उसका जो है वास्तविक मूल्य निकल आएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर इस तरीके से कर लो जो मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि ए ने एक सीसी टॉनिक की खरीदी जिस पर लिखित मूल्य पर 8% बिक्री करते हैं, तो यदि उसने कुल 46.40 रुपये का भुगतान किया तो टॉनिक का लिखित मूल्य यानी कि उसका अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य मान लिया x है, बिक्री कर 8x/100, तो x प्लस 8x/100 बराबर कितना कर देंगे 86.40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 रुपये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या दे रखा है कि शीला ने एक दुकान से निम्नलिखित सामान क्रय किया। एक लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे टेबल बनी है। सामान खरीदा यानी क्रय किया जिनके लिखित मूल्य पर निम्नलिखित दरों से बिक्री कर लगते हैं। वस्तु क्या है, जैसे दवा खरीदी उसने जो कि लिखित मूल्य 150 रुपये, उस पर 5% बिक्री कर लगेगा। बिस्कुट खरीदता है, लिखित मूल्य 20 रुपये उस पर और बिक्री कर लगेगा उस पर 7%। और सफ़ेद ओट्स है 65 रुपये का लिखित मूल्य है, 3% बिक्री कर दर लग रहा है। साबुन है, लिखित मूल्य उस पर 45 रुपये और बिक्री कर दर लग रहा है 10%। तो एक एक करके हम लोग लगा लेंगे। तो इसका हल जब हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसे कुल कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा, यानी कि सारी वस्तुओं खरीदने के लिए उसे टोटल कितना रुपए देना पड़ा बिक्री कर मिला के। तो पहले दवा का निकालते हैं, पॉइंट नंबर वाइज लिखते हैं। तो 5% दर से दवा का बिक्री कर कितना हो जाएगा 150 इंटू 5/100 यानी कि 7.50 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लगेगा। यानी का एक्स तो वस्तु का मूल्य मान लो प्लस अब उसका 5% यानी कि 5x/100। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, x जो होती है अंकित मूल्य होता है और बराबर जो बनता है वो बिक्री कर दर निकाल के जो मूल्य बनता है वो बनता है, वही हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, जो अंकित मूल्य है वो 150 रुपये। तो 150 रुपये प्लस 150 इंटू 5/100, इसको जब हल करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 100, ये 50 तो ये हो जाएगा और ये 7.5 यानी कि 157.5 रुपये उसको पड़ेगा दवाई देने पे। तो एक्स्ट्रा उसको बिक्री कर दर कितना निकल के आएगा, उसको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा रुपये। तो 157.5 में से हम लोग कितना घटा देंगे 150, तो कितना निकल के आ जाएगा 7.50 रुपये, जो कि बिक्री कर जो दर लग रही है उसका ये रुपये है, यानी कि 7.5 रुपये उसको एक्स्ट्रा दर
उससे रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये यहीं पे निकल के आ गया ये 7.5 रुपये। तो उसी तरीके से हम लोग बिस्किट पे निकाल लेंगे, वो कितना निकल के आ जाएगा 1.40 रुपये। सफ़ेद ओट्स पे निकालेंगे तो 1.95 रुपये आएगा निकल के। साबुन पे निकालेंगे तो 4.50 रुपये निकल के आएगा। तो कुल बिक्री कर कितना इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ गया 15.35 रुपये। और कुल लिखित मूल्य जो आएगा वो इन सभी को जोड़ देंगे 280 रुपये। अब 280 प्लस अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो वही क्या आ जाएगा, उसका अंतिम भुगतान किया गया टोटल रुपये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस ये कह रहा है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। नगद भुगतान पर दुकानदार 12.5% की छूट देता है। यानी कि जब नगद भुगतान करोगे दुकानदार 12.5% की छूट देता है। यदि बिक्री कर की दर 8% है तो नगद भुगतान पर ग्राहक द्वारा दुकानदार को कितनी धनराशि देनी होगी, यानी कि वो टोटल कितना रुपए पे करेगा। तो अंकित मूल्य कितना है 16,000 रुपये। ठीक है, छूट कितना दे रहा है वो 12.5%। 12.5% किस पे दे रहा है, अंकित मूल्य पे। तो 16,000 का 12.5% निकालेंगे तो 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये की भी छूट दे रहा है। तो जो विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि उसको द्वारा जो वस्तु सेल की जा रही है वो कितने की जा रही है, वो 14,000 रुपये की जा रही है। यानी कि 16,000 में से 2,000 घटाएंगे तो 14,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब वह 14,000 पे बिक्री कर लगाएगा। बिक्री कर की दर कितनी 8%। तो 14,000 का 8% कितना हो जाएगा 1,120 रुपये। ठीक है, तो टोटल उसको रुपये कितना देना पड़ेगा, तो दुकानदार को ग्राहक द्वारा कितनी राशि देनी पड़ेगी 14,000 प्लस और उस पर बिक्री की दर मिला के जो रुपये बन रहा है वो, यानी कि 1,120। तो 14,000 प्लस 1,120 निकालेंगे तो टोटल कितना बन गया आके 15,120। यानी कि उसको दुकानदार को टोटल 15,120 रुपये पे करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेंगे हम लोग। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। बिक्री कर सहित एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 26,160 रुपये है। बिक्री कर की दर 9% है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मान लेंगे हम लोग x है। बिक्री कर की दर 9% है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कुल मूल्य है ये बिक्री कर मिला के, तो x प्लस 9, यानी कि x प्लस 9x जैसे मैंने ऊपर बताया था बराबर बिक्री कर सहित मूल्य कितना दे रखा है 26,160 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x, यानी कि x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग हल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल आ जाएगी 24,000 रुपये। यानी कि उसको वस्तु पर जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 24,000 रुपये। और उसको पढ़ कितने की रहेगी 26,160 रुपये की। कितना परसेंट बिक्री कर दर मिला के, बिक्री कर की दर मिला के 9%। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक ग्राहक को एक मोटरसाइकिल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्यक्ष कर से बहुत आसान होते हैं। मतलब एक तरीके से वो भी आसान होते हैं लेकिन ये उससे ज़्यादा कैलकुलेशन भी छोटे होते हैं और समझने में भी बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट कह रहा है कि एक ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका कि अंकित मूल्य 45,000 रुपये है खरीदने के लिए 50,400 रुपये देना पड़ा। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है 45,000 रुपये खरीदने के लिए, यानी कि उसका बिक्री जो मूल्य है बिक्री कर शायद दर मिला के, बिक्री कर की दर मिला के वो कितना है 50,400 रुपये है। और उस पर अंकित मूल्य कितना है 45,000 रुपये। दर निकालनी है तो बिक्री कर की दर निकालने के लिए उसके बिक्री मूल्य में से अंकित मूल्य घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5400 रुपये, जो कि किस पे आएगा अंकित मूल्य पे आएगा। तो 54/45,000 का परसेंटेज निकालेंगे कितना बना जाकर 12%, यानी कि 12% की बिक्री कर दर से वो वस्तु को बेचेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट हम लोगों ने समझ लिया, कंप्लीट कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल बिक्री कर शायद 53,000 रुपये में क्रय की गई यानी कि खरीदी गई। यदि मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर 8% हो तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि x प्लस 8x बटे 100 बराबर कितना दे रखा है, 54,000 रुपये। तो वही सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, वो हम लोग सॉल्यूशन इस कैलकुलेशन को हल कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 50,000 रुपये। यानी कि उस वस्तु पर अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। का ए पार्ट क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक टीवी सेट पर 5% की छूट घोषित करता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है तो ग्राहक को टीवी सेट खरीदने के लिए कुल कितनी रकम देनी होगी, जबकि बिक्री कर की दर 8% है। ठीक है, तो टीवी का जो अंकित मूल्य है वो 18,000 रुपये है, इससे वो कितना छूट दे रहा है, 5%। तो 18,000 का 5% निकाल लेंगे हम लोग, 900 रुपये छूट दे रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए में बेचेगा, छूट को हटा के 18,000 में से हम लोग 900 रुपये को घटा देंगे तो कितना, 70,100 रुपये की वस्तु देगा। ठीक है, जो उस पर अंकित मूल्य होगा छूट को हटा के, तो उस पर अब हम लोग बिक्री कर की दर भी लगाएंगे 8%, यानी कि 70,100 पे 8% लगेगा, यानी कि 1,368 रुपये आ गया उसका 8%। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा उस वस्तु को खरीदने के लिए, 70,100 प्लस उसका बिक्री कर मिला के, यानी कि 70,100 प्लस 1,368 रुपये, यानी कि 18,468 रुपये उसको टोटल पे करना पड़ेगा उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट था। और क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट क्या कह रहा है कि डेबिट एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। यदि रेडियो का बिक्री मूल्य 40 रुपये है तो बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए। वही है, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी खरीदना कितना 882 रुपये में, और उस पर जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 840 रुपये। यहाँ पे 840 रुपये है यहाँ पे ये। तो बिक्री कर की दर, यानी कि बिक्री कर कितना हो जाएगा, 882 में से 840 घटा देंगे, 42 रुपये, जो कि इस पर लग रहा है विक्रय मूल्य पर। तो 42/840 कर का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 5%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। शीला ने एक टीवी खरीदा जिसका अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। अंकित मूल्य पर उसे 10% की छूट मिलती है। छूट प्राप्त करने के बाद 10% की बिक्री कर लिया गया उस पर अतिरिक्त, उसके द्वारा कुल कितनी धनराशि दी जाएगी वह ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य इस पर कितना है, 12,000 रुपये। छूट कितनी मिल रही है, 10%। तो 12% का 10% निकालेंगे हम लोग, कितना जाएगा, 12 से 10। तो बिक्री मूल्य कितना बनेगा, 12,000 में से हम लोग छूट को घटा देंगे, यानी कि 1200 रुपये को, तो वो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, यानी कि वो उतने रुपये में वो सेल करेगा। तो उस पर हम लोग अब बिक्री कर भी लगाएंगे। एक तरीके से 10,800 रुपये कितना हो जाएगा उस पर, एक तरीके से अंकित मूल्य हो जाएगा उस पर छूट को हटा के। तो इस पर जब बिक्री कर हम लोग लगाएंगे, यानी कि 10% का बिक्री कर लग रहा है, तो कितना बना जाके वो 1,080 रुपये। तो जो टोटल धनराशि देनी होगी उसे खरीदने के लिए वो 10,800 रुपये तो होगी विक्रय मूल्य प्लस उसका जो बिक्री कर लग रहा है उसको वो भी पे करना पड़ेगा, यानी कि टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टोटल वस्तु कितनी की पड़ी आ गई उसको, 11,880 रुपये की। तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन थे वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने समझ लिया आज की क्लास में। तो प्रत्यक्ष कर से भी हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए। आई होप कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, उससे संबंधित जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अप्रत्यक्ष कर हम लोगों ने समझा, उससे भी संबंधित हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए। ये अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हैं। तो अगर आप लोगों को इन दोनों ही लेक्चर में अगर
अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है या थ्योरी है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो छा हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अभी दोनों टॉपिक। तो इतना ही था इस चैप्टर में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के क्वेश्चन को कंबाइन करेगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे। तो चलिए हम लोग उन तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क की तरीके से आप की तरह आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मनुष्य ने निम्नलिखित चीज़ें खरीदी। ऐसा क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ एक, आप लोग देख सकते हैं। स्याही खरीदा, कलम खरीदा, ब्लेड खरीदा, पेंसिल कटर और पेंसिल। उनमें सामान की मात्रा कितनी खरीदी? इसने 10 बोतल खरीदी, कलम के 10 दर्जन खरीदे, ब्लेड के 6 दर्जन, पेंसिल कट के 6 दर्जन और पेंसिल के 12 दर्जन। दर कितनी लगी? 3 रुपये से प्रति एक, 30 रुपये प्रति दर्जन, इतनी उस पर दर लग रही है। तो दर को इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो यदि बिक्री कर की दर 7% हो, 3 रुपये यानी कि एक वस्तु पड़ रही है, 3 रुपये की प्रति एक वस्तु, तो 10 बोतल कितनी पड़ेंगी? 3 + 3 × 10 यानी कि 30 रुपये की वह 10 बोतल खरीदेगा। और 30 रुपये प्रति दर्जन खरीद रहा है ये कलम, तो ये 30 × 6 करेंगे, यानी कि 180 रुपये दोनों पड़ेंगे। तो ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे और इस पर हम लोग बिक्री करके दर कितनी लगा देंगे? 7%, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या निकल के आएगा? बिक्री कर निकल के आएगा, जो उसको टोटल उसको देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 25.62 रुपये। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 25.62 रुपये आएगा, जो कि उसको टोटल भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि टोटल उसको देना पड़ेगा इन सभी वस्तुओं को खरीदने। तो उसका बिक्री कर निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि उसको टोटल कितना बिक्री कर देना पड़ेगा, यानी कि अधिकतम टैक्स कितना देना पड़ेगा सही वस्तुओं पर। तो वो कितना निकल गया, वो हमको पूछा है, टैक्स पूछा है एक तरीके से, अंतिम मूल्य नहीं पूछा है कि टोटल कितना पे करना पड़ेगा। यानी कि इन सभी का जो बिक्री कर निकल के आएगा वो पूछा है, वो कितना निकल के आएगा? 25.62 रुपये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क है, ये भी आप लोगों को खुद से करना है। इसको आप लोग पढ़ना और समझना, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आएगा 720.50 रुपये, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? जॉन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है, वो निम्नलिखित वस्तुएं खरीदता है। 50 रुपये कीमत के बिस्कुट और बेकरी के अन्य सामान, बिक्री करके दर लग रही है इस पर 5%। इस तरीके से 90 रुपये की कीमत की दवाइयाँ खरीदता है, जिससे बिक्री करके दर लग रही है 10%। 40 रुपये कीमत के कपड़े खरीदता है, जिससे बिक्री करके दर लग रही है 1%। 150 रुपये में प्रसाधन की वस्तुएं खरीदता है, जिस पे बिक्री करके दर लग रही है 10%। तो बताइए कि इन वस्तुओं के लिए जॉन को कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी कि टोटल कुल कितना उसको रुपए पे करना पड़ेगा। तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर कर लिया है। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 720 रुपये और 50 पैसे, यानी कि टोटल इतना राशि उसको देना पड़ेगा इन सभी वस्तुओं को खरीदने के लिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बहुविकल्पी के प्रश्न की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है। यदि बिक्री कर की दर 4% हो तो ग्राहक को कुल मूल्य कितना देना पड़ेगा? यानी कि विक्रय मूल्य है उसका 500 रुपये और उस पर बिक्री कर की दर कितनी लग रही? 4%, यानी कि 500 का 4% आप लोग निकाल लेंगे, कितना बना जाके 20 रुपये, ठीक है। तो 500 में हम लोग कितना जोड़ देंगे? 20 रुपये, यानी कि टोटल इसका जो ग्राहक को कुल मूल्य कितना देना पड़ेगा? 520 रुपये कर मूल्य मिला के। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट।
ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। इन सभी क्वेश्चन के मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को खुद से करने हैं। मैंने सिर्फ एक का हल करके दिखा दिया आप लोगों को, बाकी सभी के आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। और आप लोग जो भी ऑप्शन आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना कि 5 में का जैसे फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है या फिर फोर्थ सही है या फिर थर्ड सही है। जो भी सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को इतनी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग अब ये अपने आप कर लोगे। तो ये था अपने चैप्टर से रिलेटेड प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हम लोगों ने पढ़ा, और उससे संबंधित कुछ हम लोगों ने प्रश्न हल किए, कुछ कठिन प्रश्न हल किए, कुछ सरल भी क्वेश्चन हल किए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बचे हैं जो कि चैप्टर के अंत में हैं। कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं जिसको हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका जो पार्ट है उसका बेसिकली उद्देश्य क्या है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अध्ययन करना है, उसको हम लोगों को पढ़ लेना है। ये सभी थ्योरी दे रखी है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना, अगर आप मैं जितना ही पढ़ाया अगर उससे भी आप लोग करोगे तो उतना ही आप लोगों के लिए सफिशियंट है, उतने में से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और बिक्री कर से संबंधित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। जैसे कुछ पॉइंट दे रखें कि जिस स्थान पर हम अपना मकान बनाकर रहते हैं उसमें पीने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, रोशनी के लिए विद्युत का भी उपयोग करते हैं, इन सभी के लिए हम नगर पालिका गृह जल जल कर आदि देते हैं। यानी कि टैक्स के बारे में बेसिकली कहा गया, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मतलब जो भी हम रहते हैं वहाँ पे नगर पालिका का देते हैं, बिजली का, रहने का, खाने का और पीने का एक तरीके से। तो इस चैप्टर से संबंधित ये कुछ पॉइंट हैं, ये आप लोगों को वीडियो को पॉज करके आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेने हैं सारे पॉइंट अच्छे से करके। अवलक्षण दे रखे हैं, यह एक अनिवार्य योगदान है, हालांकि इसका भुगतान इच्छा अनुसार किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत दायित्व है, यह एक सार्वहित के प्रति किया गया योगदान है, कुछ अतिरिक्त सुविधा प्राप्त करने की कीमत नहीं है। इसे कुछ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लगाया जाता है, ठीक है। कर की आवश्यकता क्या क्या होती है वो हम लोग पढ़ लेंगे। और प्रत्यक्ष कर क्या होता है मैंने बता ही दिया था। कर की आवश्यकता क्यों क्यों होती है, यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कर केवल सरकार द्वारा धन एकत्रित के करने या निधि बढ़ाने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी लगाए जाते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के बीच की असमानता से को दूर करना, कुछ वस्तुओं के उपयोग उपभोग को नियंत्रित करना, कुछ वस्तुओं के उत्पादन या वितरण को नियंत्रित करना, या फिर आर्थिक व्यवस्था आदि को नियंत्रित करना। प्रत्यक्ष कर किसे कहते थे हम लोग, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उसे सीधा प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर आदि, ये प्रत्यक्ष कर था। आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स। यह वह कर है जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आय पर लगाया जाता है, प्रत्येक तो उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह की जिसकी वार्षिक आय की निर्धारित सीमा से अधिक है, अपनी आय का एक अंश आयकर के रूप में सरकार को देना होता है। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंस ईयर के प्रारंभ में सरकार आयकर की दरें निर्धारित करती है, तो उसको आयकर की परिभाषा क्या है। संपत्ति कर क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, जो हम लोग को प्रॉपर्टी पर लगता है टैक्स, उसको हम लोग ये पढ़ लेंगे पूरा। उपहार कर क्या होता है, यानी कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है। उपहार का अर्थ है कि कोई भी धन या धन तुल्य कोई अन्य वस्तु लिए बिना अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करना। अब उपहार का कर समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की उपहार प्राप्त करता है तो अतिरिक्त राशि प्राप्तकर्ता की आय मानी जाती है, लेकिन संबंधियों से प्राप्त उपहार राशि तथा विवाह के अवसर पर प्राप्त राशि उसके अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर हम लोगों ने समझ लिया, व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उसे प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बिक्री कर, उत्पाद कर, शुल्क सीमा
आदि। हम लोगों ने बिक्री कर भी पढ़ लिया था, उत्पाद शुल्क भी पढ़ लिया था, सीमा शुल्क भी पढ़ लिया था, और उसमें टिप्पणी दे रखी थी वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये था हमारा टैक्सेशन यानी कि कराधान चैप्टर, जो कि हम लोगों ने आज की लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को टैक्सेशन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो अच्छी समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए और जम के मेहनत कीजिए ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।